हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे के ऊपर। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि ये जो टॉपिक होता है या इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं, आपको वो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में आते ही हैं। चाहे आप क्लास 6 से लेकर के 10 तक की बात करें या छोटे क्लासेस की भी करें, उनमें भी टॉपिक आता है, बट वो थोड़ा सा ईजी वे में आता है। ये 6 to 10 जो बच्चे होते हैं, उनके काम बहुत ही आसानी से आ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इस टॉपिक को पढ़ते हैं और देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या है। एक एक वर्ड के मीनिंग को पढ़ेंगे, फिर उसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे। While we got independence from British rule on August 15, 1947, our country was still lacking a concrete constitution. ओके, वाइल मीन्स जब, वी गॉट हमें मिली, गेट के सेकेंड फॉर्म है, इसको हम पास्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं। इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, फ्रॉम मीन्स से, ब्रिटिश रूल ब्रिटिश शासन से जब हमें इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता मिली ऑन अगस्त 15, 1947, अगस्त 15, 1947 को जब हमें ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। आवर कंट्री हमारा देश, वॉज मीन्स था, स्टिल लैकिंग, स्टिल मतलब अभी भी, लैकिंग मीन्स अभाव में था, अ कॉन्क्रीट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्क्रीट मीन्स होता है ठोस और कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। तो पूरा जो सेंटेंस है हमारा, इसको हम सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड कर सकते हैं कि जब 1947 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश रूल से स्वतंत्रता मिली, तब हमारा जो देश था या हमारी जो कंट्री थी, वो अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी या उस समय भी, दोनों हम बोल सकते हैं, वो अभी भी या इस समय भी ठोस संविधान, ओके, ठोस संविधान के अभाव में था, क्योंकि यहाँ पे वॉज का यूज हुआ है, अभाव में था। आई होप ये टॉपिक जो है, यहाँ तक जो हमारा सेंटेंस है वो आपको क्लियर हुआ होगा। मोर ओवर, इसके अलावा, ये देखिए इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ना, इसका मीनिंग वीडियो मैंने आपके साथ में एक शेयर किया था, जो हर टॉपिक हर पैराग्राफ के अंदर आता है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो इजीली आप वहाँ से उसको देख पाएंगे। मोर ओवर, इसके अलावा, इंडिया ऑल्सो डिड नॉट हैव एनी एक्सपर्ट्स एंड पॉलिटिकल पावर्स विच वुड हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। ओके, यहाँ तक इसको रीड करते हैं। अब सिंपली, मोर ओवर, इसके अलावा, इंडिया ऑल्सो, भारत के पास, भारत ऑल्सो मीन्स भी, डिड नॉट हैव नहीं था। क्यों बोला? क्योंकि डिड नॉट का यूज़ हम करते हैं पास्ट टेंस के अंदर, और हैव मीन्स होता है होना या कोई चीज़ है। तो सिंपली यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि उस समय जो है, मोर ओवर, उसके साथ भारत के पास में या इंडिया के पास में उस समय कोई एक्सपर्ट, एनी मीन्स कोई, एक्सपर्ट मीन्स विशेषज्ञ, उस समय भारत के पास में कोई विशेषज्ञ नहीं था, एंड और पॉलिटिकल पावर, कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी, विच वुड हेल्प, विच मतलब जो, वुड हेल्प जो मदद करती, करती वर्ड का क्यों यूज़ किया गया है? देखिए, जो ये वुड वर्ड है ना, इसका मतलब होता है जब आपकी कोई इच्छा थी बट वो पूरी नहीं हुई। ओके, जो इच्छा थी, जो आप सोच रहे थे कि ये चीज़ होती बट वो चीज़ पूरी नहीं हो रही थी, या फिर हम बोलते हैं ना, ये होता तो मैं ये करता, ऐसा होता तो मैं वैसा करता, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, विच वुड हेल्प जो मदद करती, इन द फंक्शनिंग, इन द फंक्शनिंग मीन्स कार्य करने में या कामकाज करने में, ऑफ द स्टेट, स्टेट मीन्स राज्य, जो हमारा राज्य था उसको कामकाज करने में वो मदद करती। ओके, स्टेट अफेयर्स स्मूथली, जो राज्य के मामले थे उनको स्मूथली यानी कि सुचारू रूप से उनको चलाने में मदद करती। आई होप ये सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा ईजी है। अप अंटिल देन, अप अंटिल देन का मतलब होता है तब तक। ये कुछ कुछ फ्रेजेस होते हैं जो 2-3 वर्ड्स को मिला के बोलते हैं, और इनको आपको याद ही करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होंगे आप इनका मीनिंग नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि कई बार ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने पर भी इनका करेक्ट मीनिंग नहीं आता है। तब तक द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज बेसिकली मोडिफाइड इन ऑर्डर टू गवर्न। ओके, तो ये जो है अब क्या हो गया, तब तक क्या हुआ, तब तक 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ओके, 1935 में भारत सरकार का जो अधिनियम था,
एक्ट को वॉज बेसिकली उसको मूल रूप से मॉडिफाइड यानी कि संशोधित किया गया इन ऑर्डर टू गवर्न। इन ऑर्डर टू गवर्न का मतलब होता है किस चीज़ के क्रम में, ऑर्डर टू का मतलब होता है क्रम में, या उसको कार्य में ला दिया गया। तो इस सेंटेंस को हम यहाँ तक कैसे पढ़ सकते हैं सिंपली कि तब तक 1935 के भारत जो सरकार थी अधिनियम को, भारत सरकार का जो अधिनियम था, जो भारत का जो एक्ट था, उसको भारत सरकार के अधिनियम को संशोधित किया गया। ठीक है, संशोधित किया गया। हाउएवर, हालांकि दैट एक्ट वाज मोर बेंट टुवर्ड द कॉलोनियल रूल। हाउएवर, हालांकि वो जो एक्ट था, कौन सा एक्ट था जिसके बारे में हमने यहाँ ऊपर बात करी, जो 1935 का जो एक्ट था, जो इंडिया एक्ट के द्वारा जो बनाया गया था। हाउएवर दैट एक्ट, उस समय वो जो एक्ट था वाज मोर बेंट, मोर यानी कि अधिक, बेंट मीन्स झुका हुआ था, टुवर्ड कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन जो था वो उसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ था, उसकी मतलब उनका जो झुकाव था वो अधिक, और कॉलोनियल शासन जो था उसकी तरफ था। Therefore, इसीलिए there was a dire need to form an exclusive constitution. ओके, यहाँ तक सबसे पहले पढ़ते हैं। इसीलिए there was, वहाँ था या था, क्योंकि जो there वर्ड है ना, इसको हम एज अ डमी वर्ड भी कभी कभी यूज़ करते हैं। तो इसीलिए क्या चीज़ जरूरत थी, वॉज अ डायर नीड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत जब होती है ना तब हम बोलते हैं डायर नीड। ओके, क्या चीज़, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब हम बोलते हैं डायर नीड। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसी चीज़ की तब हम बोलेंगे कि डायर नीड थी। टू फॉर्म मीन्स बनाने की, एंड एक्सक्लूसिव, एक विशेष कॉन्स्टिट्यूशन, एक विशेष जो है एक विशेष कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनाने की आवश्यकता थी। दैट वुड रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्ट करता, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता, ये जो प्रतिबिंबित होता, ऑल दैट इंडिया स्टैंड्स फॉर द, जो है जो इंडिया के लिए यानी कि भारत के लिए वो स्टैंड यानी कि भारत के जो विचार थे उनके लिए वो प्रतिबिंबित होता। इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड कर सकते हैं। स्टैंड्स फॉर जो होता है ना, इसका मीनिंग होता है विचार करना। तो सिंपली क्या यहाँ पे चीज़ हमारे सामने आई है खुल करके कि एक विशेष संविधान बनाने की सख्त ज़रूरत थी, यानी कि डायर नीड थी, सख्त ज़रूरत थी, जिससे कि वो भारत के जो भी सभी जो विचार थे, जो भारत के जो स्टैंड्स फॉर करता था जो भारत, उसके विचारों को वो प्रतिबिंबित करता। 10 इस प्रकार, 10 का मीनिंग होता है इस प्रकार, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमिटी ऑन August 28, 1947। लेड मीन्स क्या होता है, लीड में तो होता है नेतृत्व करना किसी चीज़ का। तो तब जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग समिति यानी कि संविधान समिति, मसौदा समिति जो है उसका नेतृत्व किया। लीड मतलब नेतृत्व करना, लेड मीन्स नेतृत्व करना, सेकेंड फॉर्म है। कब किया उन्होंने, 28 अगस्त 1947 को, यानी कि 28 अगस्त 1947 को उन्होंने एक संवैधानिक मसौदा समिति तैयार करी। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है क्योंकि एग्जाम्स में देखिए इस तरीके के जो हिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक आते हैं जो आप याद भी कर सकते हैं। आफ्टर ड्राफ्टिंग यानी कि ड्राफ्ट करने के बाद में, या जो वो मसौदा था उसको तैयार करने के बाद में, आफ्टर ड्राफ्टिंग यानी कि मसौदा को तैयार करने के बाद में, इट वॉज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द सेम कमिटी ऑन November 4, 1947। जब उसको ड्राफ्ट कर दिया गया, उसको ड्राफ्ट होने के बाद में इट वॉज प्रेजेंटेड, इसको प्रस्तुत किया गया। अब ये क्या है हमारा, देखिए ये क्या है, इट वॉज प्रेजेंटेड। मैंने आपको लास्ट कई सारी वीडियोस में बताया है, जब भी इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। अब ये क्या है, ये जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ये उसका पैसिव सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। तो सिंपली इट वॉज प्रेजेंटेड
उसको प्रस्तुत किया गया टू द कॉन्स्टिट्यूएंटी असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंटी असेंबली थी उसके अंदर उसको प्रस्तुत किया गया उस मसौदे को बाय द सेम कमेटी, उसी कमेटी के द्वारा ऑन नवंबर 4 1947 को, 4 नवंबर 1947 को उसी कमेटी द्वारा उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर प्रस्तुत किया गया। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। दिस होल प्रोसीजर, ये जो पूरा प्रोसीजर था, होल मीन्स क्या होता है, होल मीन्स होता है पूरा, प्रोसीजर, ये जो पूरा प्रोसीजर था वॉज वेरी एलिबरेट एंड टुक अप टू 166 days, ओके, टू कंप्लीट। ये जो पूरा जो प्रोसीजर था, ये जो पूरी प्रक्रिया थी वॉज वेरी एलिबरेट, वो पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा विस्तृत थी। विस्तृत मतलब बहुत बड़ी थी या बहुत व्यापक थी। हम बोल सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है या बहुत बड़ी है तब हम बोलते हैं एलिबरेट यानी कि विस्तृत होना। एंड टुक अप, और उसने लिया, टुक मीन्स लेना, टुक अप मीन्स लेना, ठीक है। उसने लिए कितने, 166 days टू कंप्लीट, उसने पूरा होने के लिए 166 यानी 166 दिन लिए। मोर ओवर, इसके अलावा या इसके साथ भी हम बोल सकते हैं द कमिटी ऑर्गेनाइज्ड सेशन वर केप्ट। द कमिटी, वो जो समिति थी, कौन सी समिति, जो यहाँ हम देख पा रहे हैं ना, ये जो समिति जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ये जो समिति है संवैधानिक मसौदा समिति, इसको जो बनाया गया था उस समिति ने ऑर्गेनाइज किया, क्या आयोजित किया, सेशन, उस समिति ने सत्र जो है उनको आयोजित किया। वर कैप्ट, वर मतलब जो थे, कैप्ट मतलब कीप मतलब होता है रखना, वर कैप्ट ओपन, जिनको खुला रखा गया, जिनको ओपन रखा गया, ठीक है। उनको जो समिति बनाई गई थी उसको ओपन, उसको खुला रखा गया। द पब्लिक, पब्लिक के लिए यानी कि पब्लिक मीन्स लोगों के लिए, जो लोग थे हमारे, जो जनता थी, उन जनता के लिए, उन लोगों के लिए उस समिति को ओपन रखा गया, उसको खुला रखा गया। नो मैटर द चैलेंजेस, चाहे कोई भी चुनौतियां हो, एंड हार्डशिप, चाहे कोई भी चुनौतियां हो या कोई भी कठिनाइयां हो, उसको पर खुला रखा गया। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी लेफ्ट नो स्टोन, आवर मीन्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी यानी कि जो हमारी संवैधानिक मसौदा था, कमेटी का जो मसौदा था, लेफ्ट नो स्टोन। देखिए लेफ्ट नो स्टोन क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं इनको आपको याद करना ही होता है और इनका मीनिंग होता है कोई कसर ना छोड़ना। लेफ्ट नो स्टोन मीन्स कोई कसर ना छोड़ना। वो जो कमेटी थी, चाहे उसको कितनी भी चुनौतियां आती, ओके, कितनी भी चैलेंजेस आते, चाहे उसको कितनी भी हार्डशिप यानी कि कठिनाइयां आती, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अनटर्न टू इंक्लूड राइट्स फॉर ऑल, ओके, अनटर्न टू इंक्लूड राइट्स फॉर ऑल, सभी के लिए राइट्स, यानी कि सभी जो हमारे जो हमारा जो संवैधानिक समिति के सभी के अधिकारों के लिए, राइट्स मतलब जो सभी लोग थे उनके अधिकारों के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आई होप ये जो टॉपिक है आपको क्लियर ज़रूर हुआ होगा। टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ जिस भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं या हम सीख रहे हैं उससे हम इंग्लिश तो सीखें ही, साथ ही हमें और भी नॉलेज मिले। तो ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड मैं आपको दे रही हूँ जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बना करके देखिए क्या होता है ना, एक तो आप सेंटेंस फ्रेमिंग सीखते हो, साथ ही जो आपका वो जो वर्ड होता है ना वो आपको एकदम क्लियर हो जाता है, आपको वो याद भी हो जाता है काफ़ी हद तक। तो फर्स्ट वर्ड है लैकिंग, लैकिंग मीन्स होता है अभाव या कमी होना। एलोबरेट, एलोबरेट मीन्स होता है विस्तृत या बहुत ज़्यादा। प्रोसीजर मीन्स होता है प्रक्रिया, प्रोसीजर मीन्स प्रक्रिया। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और जितना हो सके आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।